जीवाश्म जंगल की उस दम घोटने वाली गैस और पत्थरीले बिच्छुओं के आतंक से बचकर जब अर्नव, रूही और विक्रम आगे बढ़े तो उन्हें लगा था कि शायद अब कुछ पल की शांति मिलेगी। लेकिन पाताल की इस अंतहीन गहराई में शांति शब्द का कोई वजूद ही नहीं था। जैसे जैसे उनके कदम नीचे की ओर झुकी हुई विशाल चट्टानी सुरंग में बढ़ रहे थे, हवा का मिजाज एक बार फिर बदलने लगा था। अब हवा में सल्फर की वह तीखी गंध नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी भारी नमी थी। एक ऐसी महक जो केवल किसी बहुत बड़े, सदियों से ठहरे हुए समंदर के किनारे महसूस की जा सकती है। सुरंग के पत्थरों से पानी की छोटी छोटी बूंदें टपक रही थीं। टिप 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 कि यह आवाज इस खामोशी में किसी टाइम बम की टिक टिक की तरह गूंज रही थी। क्या तुम लोगों को कुछ सुनाई दे रहा है? विक्रम ने अचानक अपने कदम रोक लिए। उसकी फौलादी उंगलियां एक बार फिर राइफल के ट्रिगर पर कस गईं। सेना के एक अनुभवी कमांडो के रूप में उसके कान सामान्य इंसानों से कहीं ज्यादा तेज थे। वह किसी भी ऐसी आवाज को भांप सकता था जो आने वाले खतरे का संकेत हो। अर्नव और रूही भी रुक गए। उन्होंने अपनी सांसें रोक लीं ताकि वे उस आवाज को ध्यान से सुन सकें। शुरुआत में वह आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई बहुत विशालकाय जीव गहरी नींद में सांस ले रहा हो, एक भारी गूंजती हुई सरसराहट। लेकिन जैसे जैसे वे सुरंग के मोड़ पर पहुंचे, वह आवाज एक भयानक गड़गड़ाहट में बदल गई। यह किसी झरने के गिरने की आवाज नहीं थी, बल्कि यह लहरों के चट्टानों से टकराने का वो भारी शोर था जो केवल एक असीमित समंदर में ही मुमकिन है। यह नामुमकिन है। रूही ने अपनी कलाई पर बंधी वैज्ञानिक घड़ी के डिस्प्ले को देखते हुए कहा। उसकी आवाज में विस्मय और डर का एक अजीब मिश्रण था। हम इस वक्त जमीन की सतह से लगभग 15 किलोमीटर नीचे हैं। इस गहराई पर तो सिर्फ खौफनाक दबाव और चट्टानें होनी चाहिए थीं, लेकिन मेरी घड़ी के सेंसर बता रहे हैं कि हमारे ठीक सामने पानी का एक ऐसा विशाल भंडार है जिसका घनत्व, डेंसिटी बहुत ज्यादा है। दादाजी ने अपनी डायरी में इसके बारे में विस्तार से लिखा था। अर्नव ने टॉर्च की रोशनी को डायरी के पीले पन्नों पर डाला। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। उन्होंने इसी द सबटेरेनियन ओशन यानी पाताल का समंदर कहा था। उनका मानना था कि करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, तब सतह का एक बहुत बड़ा हिस्सा अंदर की तरफ धंस गया था, जिससे यह अंदरूनी समंदर बना। दुनिया के सारे वैज्ञानिक इस थ्योरी को बकवास मानते थे, लेकिन आज हम इसके मुहाने पर खड़े हैं। जैसे ही वे सुरंग के आखिरी छोर से बाहर निकले, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनकी टॉर्च की रोशनी उस असीमित अंधेरे में कहीं खो गई, मानो। इसी प्रकार की मज़ेदार स्टोरी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यू स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करें। मानो किसी ने एक छोटी सी माचिस की तीली को रात के काले आसमान में जला दिया हो। उनके सामने एक ऐसा नजारा था जिसकी कल्पना किसी भी इंसान ने कभी नहीं की होगी। एक अंतहीन काला समंदर उनके सामने फैला हुआ था। इस समंदर का न तो कोई ओर था और न ही कोई छोर। ऊपर की छत इतनी ऊंची थी कि वहां सिर्फ घाव जैसा काला अंधेरा दिखाई दे रहा था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस समंदर का पानी पूरी तरह से शांत नहीं था। पानी के भीतर से एक मंद भूतिया चांदी जैसी रोशनी, फॉस्फोरेसेंट ग्लो निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पानी के नीचे लाखों करोड़ों जुगनू एक साथ तैर रहे हों। इस अलौकिक रोशनी की वजह से वे समंदर के तट को कुछ हद तक देख पा रहे थे, जहां की रेत आम समंदर जैसी सुनहरी नहीं, बल्कि पूरी तरह से कोयले जैसी काली थी। भगवान की कसम! विक्रम के मुंह से धीरे से निकला। उसने अपनी राइफल को थोड़ा नीचे किया, क्योंकि इस असीमित कुदरत के सामने उसकी आधुनिक बंदूक भी एक खिलौने जैसी लग रही थी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से समंदर देखे हैं, लेकिन इस जगह को देखकर ऐसा लग रहा है मानो हम किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हों। देखो वहां। रूही ने अचानक काली रेत पर बने कुछ निशानों की तरफ इशारा किया। अर्नव और विक्रम तुरंत उस तरफ दौड़े। जब उन्होंने अपनी टॉर्च की रोशनी नीचे डाली तो अर्नव का दिल तेजी से धड़कने लगा। काली रेत पर इंसानी जूतों के गहरे निशान बने हुए थे। वे निशान पुराने थे, लेकिन यहां की नमी के कारण पूरी तरह सुरक्षित थे। उन निशानों के बगल में कुछ खाली बक्से और एक अजीब सा धातु का ढांचा। ये दादाजी के जूतों के निशान हैं। अर्नव ने घुटनों के बल बैठकर उन निशानों को छूते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए।
वे यहां आए थे, वे जिंदा थे जब वे इस समंदर तक पहुंचे थे। देखो, ये बक्सा उनकी लैब का है, इस पर BHU का टैग लगा हुआ है, लेकिन वे इस समंदर को पार कैसे कर सकते हैं? रूही ने उस अंतहीन पानी की तरफ देखते हुए पूछा। बिना किसी जहाज या नाव के इस खौफनाक पानी को पार करना आत्महत्या जैसा है। शायद उन्होंने कोई रास्ता निकाला था। विक्रम ने कुछ दूरी पर बिखरी हुई लकड़ी के कुंदों और रस्सियों को देखते हुए कहा, देखो, यहां किसी ने एक अस्थायी नाव या बेड़ा राफ्ट बनाने की कोशिश की थी। यहां कुल्हाड़ी के काटने के निशान हैं। प्रोफेसर साहब अकेले नहीं थे, उनके पास कुछ तो ऐसा था जिससे वे आगे बढ़ सके। तभी अर्णव की नजर पानी के किनारे फंसी एक अजीब सी चीज पर पड़ी। वह एक छोटी बख्तरबंद नाव जैसी दिख रही थी, जिसे बहुत ही मजबूत फाइबर और धातु से बनाया गया था। उस नाव पर जगह जगह खरोंचें थीं, जैसे किसी बहुत बड़े जीव ने अपने दांतों से उसे चबाने की कोशिश की हो। नाव के भीतर उसमें एक छोटा सा नोटपैड पड़ा हुआ था। अर्णव ने झपट कर उस नोटपैड को उठाया। वह प्रोफेसर देवदत्त का ही था। उस पर उनके हाथ से लिखा था, अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो जान लो कि असली परीक्षा अब शुरू होती है। यह समंदर मृत नहीं है। इसके शांत पानी के नीचे वो जीव रहते हैं जो डायनासोर के काल से भी पहले इस धरती पर राज करते थे। वे अंधे हैं, लेकिन ध्वनि की एक भी तरंग उन्हें पागल कर देती है। मैंने इस नाव को न्यूट्रल प्रोपल्शन पर सेट किया है, ताकि कोई आवाज ना हो। यदि तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें पूरी तरह शांत रहना होगा। एक छोटी सी चीख और तुम सीधे मौत के पेट में होगे। आवाज मत करना, विक्रम ने फुसफुसाते हुए कहा। इस समंदर में ऐसा क्या हो सकता है जो हमारी आवाज सुनकर आ जाए? जैसे ही विक्रम ने यह बात खत्म की, समंदर के उस शांत चांदी जैसे पानी में एक बहुत बड़ा उभार आया। तट से लगभग 100 मीटर की दूरी पर पानी की सतह को चीरते हुए एक विशाल काली पीठ बाहर निकली। वह किसी बहुत बड़े पहाड़ के टुकड़े जैसी लग रही थी। उस जीव की लंबाई कम से कम 80 फीट रही होगी। उसने पानी में एक गहरा चक्कर काटा और फिर बिना कोई आवाज किए दोबारा गहराइयों में समा गया। रूही ने डर के मारे अपने दोनों हाथों से अपना मुंह बंद कर लिया। उसकी आंखें खौफ से फैल गई थीं। वह क्या था? क्या वह कोई व्हेल थी? नहीं। अर्णव ने डायरी के एक स्केच को देखते हुए बेहद धीमी आवाज में कहा, वह व्हेल नहीं थी। वह मोसासोरस या उससे भी पुराना कोई समुद्री दैत्य है, इस पाताल के समंदर का सबसे बड़ा शिकारी। हमें इस नाव का इस्तेमाल करना ही होगा, विक्रम ने नाव का मुआयना करते हुए कहा। इसमें 3 लोगों के बैठने की जगह है। इसका मोटर इलेक्ट्रिक है जो बिल्कुल आवाज नहीं करता। लेकिन अगर उस जीव ने नाव को नीचे से टक्कर मारी, सेकंड भी नहीं टिकेगा। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। विक्रम, अर्णव ने नाव के भीतर कदम रखते हुए कहा, अगर हम यहां तट पर रुके रहे तो जीवाश्म जंगल के वे शिकारी कभी भी यहां आ सकते हैं, और दादाजी का रास्ता इसी समंदर के पार जाता है। तीनों ने मिलकर नाव को पानी में धकेला। जैसे ही नाव उस चांदी जैसे पानी पर तैरने लगी, उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। पानी छूने में बहुत गाढ़ा और ठंडा था। नाव बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे तट से दूर होने लगी। विक्रम ने नाव के स्टीयरिंग को संभाला, जबकि अर्णव और रूही चारों तरफ नजर रख रहे थे। समंदर के बीच में पहुंचते ही चारों तरफ का नजारा और भी डरावना हो गया। अब उन्हें तट भी दिखाई नहीं दे रहा था। वे उस असीमित काले और चमकदार पानी के बीच में एक छोटे से तिनके की तरह तैर रहे थे। ऊपर की काली छत से कभी कभी पत्थर के छोटे टुकड़े गिरते, जो पानी में गिरकर एक हल्की सी गूंज पैदा करते। हवा का दबाव बढ़ रहा है, रूही ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा। हल्की सी गूंज पैदा करते। हवा का दबाव बढ़ रहा है, रूही ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा। ऐसा लग रहा है जैसे हम पृथ्वी के केंद्र के बहुत करीब पहुंच रहे हैं। मेरी घड़ी का GPS पूरी तरह मृत हो चुका है, लेकिन थर्मल सेंसर बता रहे हैं कि इस पानी के नीचे कोई बहुत बड़ा ज्वालामुखी है जो सक्रिय है। अचानक नाव के नीचे का पानी तेजी से चमकने लगा। वह चांदी जैसी रोशनी अब नीली और फिर धीरे धीरे गहरे लाल रंग में बदलने लगी। विक्रम, नाव रोको, अर्णव ने फुसफुसाते हुए कहा। क्या हुआ? विक्रम ने मोटर को न्यूट्रल पर डालते हुए पूछा। नाव के ठीक नीचे पानी की गहराइयों से एक विशाल गोल आकृति ऊपर की तरफ आ रही थी। वह आकृति इतनी बड़ी थी कि उसने पूरी नाव के नीचे के हिस्से को घेर लिया था। वह कोई एक जीव नहीं था,
बल्कि लाखों की संख्या में छोटी, चमकदार और पारदर्शी जेलीफिश का एक विशाल झुंड था। लेकिन उन जेलीफिश के बीच में कुछ और भी था। एक बहुत बड़ी पीली आंख जो पानी के नीचे से सीधे उनकी नाव को देख रही थी। वह आंख किसी इंसानी घर की खिड़की जितनी बड़ी थी। कोई हिलेगा नहीं। विक्रम की आवाज भी इस बार कांप उठी। उसने अपनी राइफल को कसकर पकड़ा, लेकिन वह जानता था कि पानी के नीचे इस हथियार का कोई मोल नहीं था। वह विशालकाय आंख धीरे धीरे नाव के समानांतर तैरने लगी। वह जीव पानी की सतह के बिल्कुल करीब आ चुका था। उसकी त्वचा पर अजीब से कांटेदार हिस्से थे और उसकी बनावट किसी आदिम काल के विशाल ऑक्टोपस जैसी थी, जिसके सैकड़ों टेंटिकल्स पानी में लहरा रहे थे। एक टेंटिकल धीरे से नाव के किनारे से टकराया। क्रैक! नाव का फाइबर का ढांचा उस हल्के से स्पर्श से ही चरमरा उठा। रूही के गले से एक चीख निकलने ही वाली थी कि अर्णव ने फुर्ती से अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। रूही की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला। वे तीनों पूरी तरह से पत्थर की मूरत बन गए। उनकी सांसें रुक चुकी थीं और दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि शायद वह जीव उन्हें भी सुन सकता था। वह विशालकाय पीली आंख कुछ सेकंड तक नाव के नीचे टिकी रही। ऐसा लग रहा था मानो वह इस अजीब बेजान धातु के टुकड़े को समझने की कोशिश कर रही हो। चूंकि नाव के मोटर से कोई आवाज या कंपन नहीं हो रहा था, इसलिए उस अंधे शिकारी को शायद लगा कि यह कोई तैरती हुई चट्टान या लकड़ी का कुंदा है। धीरे धीरे वह विशालकाय आंख दोबारा पानी की गहराइयों में समाने लगी। उसके साथ ही वे लाखों चमकदार जेलीफिश भी नीचे चली गईं। पानी का रंग लाल से दोबारा उसी धुंधले चांदी जैसे रंग में बदल गया। विक्रम ने एक लंबी और गहरी सांस छोड़ी। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक कर नाव के फर्श पर गिर गईं। यह बहुत करीब था। अगर हम में से किसी ने भी एक हल्की सी सांस भी जोर से ली होती तो हम अब तक उस दैत्य के पेट में होते। हमें जल्दी करना होगा, अर्णव ने सामने की ओर देखते हुए कहा। दूर कहीं उस चांदी जैसे पानी के बीच में एक काली रेखा दिखाई दे रही थी। देखो, वहां शायद दूसरा तट है। हमें वहां पहुंचना होगा। विक्रम ने जैसे ही मोटर को दोबारा चालू करने के लिए स्विच दबाया, एक अजीब सी आवाज हुई। खट खट खट। मोटर चालू नहीं हुई। क्या हुआ विक्रम? रूही ने घबराकर पूछा। बैटरी खत्म हो गई है या शायद पानी के अत्यधिक दबाव के कारण इसका सर्किट शॉर्ट हो गया है, विक्रम ने बार बार स्विच दबाते हुए कहा। लेकिन मोटर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। यह काम नहीं कर रहा है। हमें चप्पू ओर्स का इस्तेमाल करना होगा। नाव में 2 छोटे प्लास्टिक के चप्पू रखे हुए थे। अर्णव और विक्रम ने उन्हें उठाया और पानी में डाला। लेकिन जैसे ही चप्पू पानी के संपर्क में आए, समंदर का पानी अचानक अशांत होने लगा। दूर से एक बहुत बड़ी लहर उनकी तरफ बढ़ने लगी। यह लहर किसी सामान्य हवा से नहीं बनी थी, बल्कि पानी के नीचे हो रहे किसी बहुत बड़े कंपन यह लहर किसी सामान्य हवा से नहीं बनी थी, बल्कि पानी के नीचे हो रहे किसी बहुत बड़े कंपन का नतीजा थी। तभी गुफा की विशाल छत से एक भयानक गड़गड़ाहट की आवाज आई। एक बहुत बड़ा पत्थर जो किसी कार के आकार का था, नाव से महज कुछ मीटर की दूरी पर पानी में गिरा। धड़ाम! उस पत्थर के गिरने से पानी में एक विशाल लहर उठी, जिसने नाव को हवा में उछाल दिया। नाव बुरी तरह से एक तरफ झुक गई। रूही का हाथ नाव के हैंडल से छूट गया और वह सीधे उस ठंडे, खौफनाक और अनजान समंदर के पानी में जा गिरी। रूही! अर्णव चिल्लाया। इस बार वह प्रोफेसर की चेतावनी को पूरी तरह भूल चुका था। जैसे ही अर्णव की आवाज उस शांत समंदर की फिजाओं में गूंजी, पानी के नीचे एक बार फिर वही खौफनाक हलचल शुरू हो गई। इस बार वह विशालकाय पीली आंख नहीं, बल्कि दर्जनों वैसी ही भूखी और खौफनाक आकृतियां तेजी से उस जगह की तरफ बढ़ने लगीं जहां रूही पानी में छटपटा रही थी। रूही पानी की सतह पर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके कपड़े भारी हो चुके थे और उसका पैर पहले से ही चोटिल था। अर्णव, मुझे बचाओ! नीचे नीचे कुछ मेरे पैरों को खींच रहा है, वह चीखी। अर्णव ने 1 सेकंड भी नहीं सोचा। वह नाव के किनारे पर खड़ा हुआ और उस खौफनाक समंदर में कूदने ही वाला था कि विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। पागल हो गए हो क्या अर्णव? अगर तुम नीचे गए तो दोनों मारे जाओगे, विक्रम ने चिल्लाकर कहा। मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता विक्रम, छोड़ो मेरा हाथ। अर्णव ने अपनी पूरी ताकत से विक्रम का हाथ छुड़ाने की कोशिश की। तभी पानी के भीतर से एक विशाल काला टेंटिकल बाहर निकला और उसने सीधे रूही की कमर को जकड़ लिया।
रूही की एक आखिरी दर्दनाक चीख गूंजी और वह जीव उसे लेकर सीधे उस असीमित काले पानी की गहराइयों में समा गया। समंदर की सतह पर सिर्फ पानी के बुलबुले और रूही की वह वैज्ञानिक घड़ी तैरती रह गई जो उसकी कलाई से छूट गई थी। रूही! अर्णव की चीख उस पाताल के समंदर की दीवारों से टकराकर बार बार गूंजने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। रूही के पानी में समाते ही उस विशाल समंदर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा जलभंवर व्हर्लपूल बनने लगा था। पानी तेजी से एक विशाल छेद की तरह नीचे की तरफ खींच रहा था और उनकी बिना मोटर वाली नाव अब पूरी रफ्तार से उस मौत के भंवर की तरफ खींची चली जा रही थी। तो क्या होगा अब अर्णव और विक्रम का? क्या वे उस खौफनाक जलभंवर की चपेट में आकर इस पाताल के समंदर की अंतहीन गहराइयों में विलीन हो जाएंगे? क्या रूही सचमुच उस आदिम काल के समुद्री दैत्य का शिकार बन चुकी है, या फिर पानी के नीचे कोई ऐसी दुनिया छिपी है जो उसे जिंदा रखेगी? क्या प्रोफेसर देवदत्त शास्त्री ने इस समंदर को पार करने का कोई ऐसा गुप्त रास्ता ढूंढ लिया था जिसके बारे में अर्णव अभी तक अनजान है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाताल के इस दूसरे स्तर को पार करने के बाद जो तीसरा दरवाजा खुलेगा वो इन्हें इनके दादाजी तक ले जाएगा, या फिर सीधे मौत के उस कुएं में धकेल देगा जहां से आज तक कोई भी इंसान वापस नहीं आ सका है? जानने के लिए सुनते रहिए पाताल प्रवेश, धरती के नीचे की दुनिया का अगला रोमांचक भाग।